इस चैप्टर का शुरुआत हम बेल्जियम और श्रीलंका के दो स्टोरीज के साथ करेंगे। इन दोनों कहानियों से यह समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर डेमोक्रेसी में पावर की शेयरिंग की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों होती है। हमें यह सीखने को मिलेगा इस दो स्टोरी से। साथ ही साथ इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन फॉर्म्स पर बातचीत कर सकेंगे, उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा अगले दो चैप्टर में की गई है। तो हमने कहा कि इस चैप्टर का शुरुआत हम दो स्टोरी से करेंगे। एक हमने कहा बेल्जियम का स्टोरी और एक हमने कहा श्रीलंका। लेकिन जो ये पार्ट है, आप इसका जब फ्रंट पेज देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा स्टोरी ऑफ बेल्जियम। इसमें हम लोग केवल अभी बेल्जियम के स्टोरी को डिस्कस करने वाले हैं। जो अगला पार्ट हम आपके पास सेंड करेंगे, जो अगला पार्ट हम बनाएंगे, उसमें हम लोग श्रीलंका के स्टोरी को पढ़ेंगे। फिर इसी तरह पार्ट बाइज पार्ट हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो आज हम लोगों को बेल्जियम का स्टोरी पढ़ना है। बेल्जियम के बारे में हम आपको बताएंगे, वहां पे क्या क्या हुआ, किस समय में, या किस तरह से वहां सत्ता के बंटवारे का मुख्य कारण क्या था, हम इसका डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम आपको बता दें कि जो ये बेल्जियम है वह एक यूरोप का छोटा सा कंट्री है, यानी एरिया में हमारे हरियाणा स्टेट से भी छोटा। हमने कहा बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है, एरिया में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा। आप इसको याद रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने आपको बेल्जियम का एरिया दे रखा है। अगर आप बेल्जियम का एरिया देखते हैं तो अप्रोक्स आपको दिया गया है 30,690 किलोमीटर स्क्वायर। वहीं अपने हरियाणा का अगर एरिया देखें तो वह है 44,210 किलोमीटर स्क्वायर। आप यहाँ से देख लीजिए तो बेल्जियम का जो एरिया है वह हमारे हरियाणा के एरिया से भी कम है। वहीं लिखा गया कि बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है, एरिया में यह हमारे हरियाणा से भी छोटा है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बेल्जियम के बाउंड्री के बारे में, क्या किसके किसके साथ इसका बाउंड्री लगा हुआ है। तो जो बेल्जियम का जो बाउंड्री है, बेल्जियम की जो सीमाएं हैं वह फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती है। हमने कहा कि इट हैज बॉर्डर्स विद द फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लक्समबर्ग। याद रखेंगे बेल्जियम की जो सीमाएं हैं वह फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से साथ लगती है। आप इस मैप को देखिए, इस मैप में देखेंगे तो ये जो पूरा ग्रीन पोर्शन है, ये जो आपका पूरा का पूरा ग्रीन पोर्शन दिखाया गया है, ये पूरे बेल्जियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर देखिए इसके चारों तरफ अगर बाउंड्री को देखते हैं तो इसका बाउंड्री फ्रांस से लगा हुआ है, लक्समबर्ग से लगा हुआ है, जर्मनी से लगा हुआ है, नीदरलैंड से लगा हुआ है। अब आइए हम डिस्कस करते हैं इसके पॉपुलेशन के बारे में। इसका जो पॉपुलेशन है वह लमसम 1 करोड़ से थोड़ा ज्यादा, 1 करोड़ से थोड़ा ज्यादा, या कहें हरियाणा के पॉपुलेशन का आधा। बेल्जियम का जो पॉपुलेशन है वह 1 करोड़ से थोड़ा ज्यादा, या कहें हमारे हरियाणा के पॉपुलेशन से लगभग आधा। कुछ हमने मतगणना के अनुसार यहाँ पर वैल्यू दे रखा है, जैसे 1 नवंबर 2019 के मतगणना के अकॉर्डिंग बेल्जियम का जो पॉपुलेशन है वह आपको 11,515,793, और वहीं 2011 के अकॉर्डिंग हमें डाटा मिला तो हमने लिख के रखा यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। इसको अगर हम देखें तो 25,351,462, यानी अप्रॉक्स 2.53 करोड़ इसका पॉपुलेशन। तो आप इस दोनों पॉपुलेशन को देखेंगे तो आपको दिखेगा ये जो बेल्जियम का पॉपुलेशन है वह हरियाणा के पॉपुलेशन का
लगभग आधा है। लेकिन एक चीज और हम आपको बता दें कि इस कंट्री यानी बेल्जियम के समाज की जो जातीय बुनावट है वो बहुत जटिल है। इस समाज की, यहाँ के समाज की जातीय बुनावट बहुत ही जटिल। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। तो इतना हमने आपको बताया। तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई बेल्जियम जो है वह कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो हमने कहा यह एक यूरोप का छोटा सा कंट्री है जिसका एरिया हमारे हरियाणा से भी कम है। और हमने ये भी आपको बताया कि इसका जो बाउंड्री है यह जरूर याद रखें, बेल्जियम का बाउंड्री फ्रांस से लगता है, नीदरलैंड से लगता है, जर्मनी से लगता है और लग्जमबर्ग से लगता है। हमने कहा पॉपुलेशन के फॉर्म में इसको अगर हम डिस्कस करें तो बेल्जियम का जो पॉपुलेशन है वह हरियाणा के पॉपुलेशन से आधा, या इसका जो पॉपुलेशन है अप्रॉक्स 1 करोड़ से थोड़ा ज्यादा है। जैसे हमने दो डाटा लिख रखा है, बेल्जियम का जो डाटा लिख रखा है वह 2019 के अकॉर्डिंग हमने दिया, हरियाणा का 2011 के अकॉर्डिंग हमें मिला, हमने यहाँ पर रख दिया। इसका जो जातीय बुनावट है, इस छोटे से कंट्री का जातीय जो बुनावट है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। यानी कि इसका एथनिक जो कंपोजिशन है जिसको हम हिंदी में जातीय बुनावट बोलते हैं वह इस कंट्री का बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और इसके बारे में अगर हम बताएं तो देख लेते हैं कि इस कंट्री के पॉपुलेशन का कितना परसेंट भाग किस किस लैंग्वेज का यूज करता है। तो इतना याद रखिएगा कि बेल्जियम में लोग 3 तरह के लैंग्वेज का यूज करते हैं। जैसे कि एक आपका हो गया डच, एक आपका हो जाता है फ्रेंच और एक हो जाता है जर्मन। 3 तरह का। मुख्य रूप से ज्यादातर जो लोग हैं वह 2 ही भाषा का यूज करते हैं, या तो फ्रेंच का यूज करते हैं या तो डच का यूज करते हैं। लेकिन हम आपको यह बता दे रहे हैं कि बेल्जियम का पॉपुलेशन का 59% लोग डच बोलते हैं, जबकि 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं। यानी कि बेल्जियम में ज्यादातर जो पॉपुलेशन है, ज्यादातर जो परसेंटेज है वह डच बोलने वालों का है, उससे कम फ्रेंच बोलने वाले का है, और सबसे लास्ट में 1% लोग ही केवल जर्मन बोलते हैं। तो हमने कहा बेल्जियम में 3 तरह के लैंग्वेज का यूज किया गया लोगों के द्वारा, डच, फ्रेंच, जर्मन। 59% जो पॉपुलेशन है वह आपका डच बोलता है, 40% जो पॉपुलेशन है वह फ्रेंच बोलता है, और वहीं 1% जो पॉपुलेशन है वह जर्मन बोलता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा, ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन। इसको भी याद रखेंगे कि पूरे कंट्री का 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और वह मुख्य रूप से डच लैंग्वेज का यूज करते हैं। और वहीं हमने लिखा कि जो बचे हुए 40% लोग हैं वह वैलोनिया रीजन में रहते हैं और वे आपका फ्रेंच लैंग्वेज का यूज करते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि 59% जो लोग थे वह ज्यादातर फ्लेमिश रीजन में रहते थे और वह डच लैंग्वेज का यूज करते थे। 40% जो लोग थे वह वैलोनिया रीजन में रहते थे और फ्रेंच बोलते थे, और बचे हुए जो 1% लोग थे वह जर्मन बोलते थे। ये तो पूरे कंट्री का बात हुआ ना। पूरे कंट्री में 3 तरह के लैंग्वेज का यूज किया जाता था, एक आपका डच, फ्रेंच और एक हो गया जर्मन। सबसे ज्यादा 59% डच बोलने वाले, 40% फ्रेंच बोलने वाले, 1% जर्मन बोलने वाले। लेकिन अगर हम इस कंट्री के कैपिटल की बात करें, इस देश के राजधानी की बात करें, तो बेल्जियम का जो कैपिटल था वह था ब्रुसेल्स, और वहां पे 80% जो लोग थे वे फ्रेंच बोलने वाले और 20% जो लोग थे वे डच बोलने वाले। यानी देखिए हमने लिखा, इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच while 20% आर डच स्पीकिंग। लेकिन पूरे कंट्री से कंपैरिजन करें तो पूरे कंट्री में डच बोलने वालों का संख्या ज्यादा था जबकि फ्रेंच बोलने वाले का संख्या कम था। लेकिन इसके केवल कैपिटल में हम डिस्कस करें तो कैपिटल में फ्रेंच बोलने वालों का संख्या ज्यादा और डच बोलने वालों का संख्या कम। इसको जरूर याद रखिएगा।
कि बेल्जियम के पूरे बेल्जियम में जो डच बोलने वाले लोगों का परसेंटेज था वह ज्यादा था और फ्रेंच बोलने वाले का संख्या कम। लेकिन बेल्जियम के कैपिटल ब्रुसेल्स की बात करें तो वहां पे ज्यादातर लोग फ्रेंच बोलते थे, ज्यादातर में 80% लोग फ्रेंच बोलते थे, जबकि 20% लोग डच बोलते थे। आप इस मैप को देखिए, इस मैप में जो आपका पूरा का पूरा येलो रीजन दिखा रहा है यह फ्लेमिश रीजन है, और बाकी जो आपका व्हाइट वाला पोर्शन है वो वैलोन रीजन दिखा रहा है। लेकिन अगर आप इस पोर्शन में जाते हैं, इस पोर्शन में, तो बेल्जियम के राजधानी, बेल्जियम के कैपिटल ब्रुसेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पे ज्यादातर लोग फ्रेंच बोलने वाले थे, 80% लोग फ्रेंच बोलने वाले थे, 20% जो लोग हैं वह आपका डच बोलते हैं। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। यही मुख्य कारण था वहां के विवाद का, यही मुख्य कारण बना सत्ते के बंटवारे का, वहां के पावर के शेयरिंग का यह मुख्य कारण बना था। हमने आगे यहाँ लिख रखा है कि द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। इसको आप ध्यान में रखेंगे कि वहां पे जो अल्पसंख्यक थे, माइनॉरिटी जो था, वहां पे जो अल्पसंख्यक था, जो कि फ्रेंच भाषा का यूज करता था, फ्रेंच लैंग्वेज का यूज करता था, वह ज्यादातर समृद्ध और ताकतवर था। यानी कि वे लोग बहुत ज्यादा धनी थे या बहुत ज्यादा ताकतवर थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे डच बोलने वाले लोग थोड़ा एजुकेटेड हुए या इकोनॉमिकली थोड़ा डेवलप्ड हुए, तो इनके दिमाग में यह जो नाराजगी थी वह बैठ गई थी कि भाई पूरे कंट्री में पॉपुलेशन मेरा ज्यादा है, जबकि ये जो माइनॉरिटी लोग हैं वह बहुत ज्यादा धनी हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। उन लोगों के दिमाग में चल रहा था, और नाराजगी का मुख्य कारण यही था कि पूरे कंट्री में मेरा पॉपुलेशन कम, जबकि हम लोग कम समृद्ध हैं, हम लोग गरीब हैं, या कहे तो हम लोगों के पास पावर कम है। जिनका संख्या कम है वह ज्यादा धनी है, ज्यादा पावर उनके पास है। यह उनके बीच नाराजगी का मुख्य कारण बना, और इसी नाराजगी के चलते 1950 से लेके 60 तक के बीच में इन दोनों बीच समूहों के बीच में तनाव बना रहा, तनाव उत्पन्न हुआ। This led to tension between the Dutch speaking and the French speaking communities during the 1915 and 1916। मेन कारण यही था उन दोनों के बीच के नाराजगी का। इन दोनों समुदायों के टकराव के सबसे तीखा जो रूप है, वह सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में देखने को मिला। The tension between the two communities was more acute in ब्रुसेल्स। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से ज्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमजोर और अल्पसंख्यक थे। तो ये आपका ब्रुसेल्स का कहानी हुआ। आगे हम लोग अगला जो पार्ट होगा उसमें हम लोग श्रीलंका के बारे में डिस्कस करेंगे।